देखिए हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था परिवहन और उत्सर्जन, जिसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे? परिवहन की। किसकी? बताए थे जंतुओं में चीजों के परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिस तंत्र को क्या कहते हैं? रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। इस परिवहन तंत्र के बच्चे कितने अवयव थे? 3। सबसे पहले था आपका रक्त, फिर था हृदय, और तीसरा क्या था आपका? रक्त वाहिनी। याद तो है ना? साथ ही साथ रक्त परिवहन तंत्र के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर एक और तंत्र पाया जाता है बच्चों। इस तंत्र को क्या कहते हैं? जिस तंत्र को क्या कहते हैं? लसिका तंत्र। हमने इन तीनों चीजों को समझा के आया है। रक्त क्या होता है, हृदय का फंक्शन देखे थे, और रक्त वाहिनियां लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 में हमने रक्त वाहिनियां को ही समझे थे। आज एक नए तंत्र को पढ़ेंगे बच्चों, जिस तंत्र को क्या कहते हैं? लसिका तंत्र। तो क्या फंक्शन है लसिका तंत्र का हमारे बॉडी में, इसकी बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, सारे बच्चे देखिएगा। लसिका पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा। रक्त जब केशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग केशिकाओं की दीवार से विचलन के द्वारा रक्त की कोशिकाओं के बीच स्थित आसानों में पहुंच जाता है। इस विचलन के समय रक्त की श्वेत रक्त के कोशिकाएं लचीली होने के कारण कोशिकाओं की दीवार के छेदक से निकलते हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती है। ऊतकों की कोशिकाओं के बीच स्थित इसी डब्ल्यूबीसी युक्त रक्त प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका अथवा लिम्फ कहते हैं। अब समझिए होता क्या है। लैंग्वेज से ज्यादा फ्लो चार्ट पे ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया है कि हमारे शरीर में किसका परिवहन होता है बच्चों? रक्त का। रक्त का परिवहन होता है, और ये रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त वाहिनी द्वारा। रक्त का परिवहन कौन करता है? कितने टाइप के रक्त वाहिनी थे? हाँ हाँ हाँ, रक्त वाहिनी कितने टाइप के? 3। कितने? 3। पहला था धमनी, सीरा और रक्त केशिका। भूल गए क्या? धमनी, सीरा और रक्त केशिका। सुनिए, धमनी कैसे रक्त को लेकर चलता है बच्चों? शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को। और धमनी की जो दीवार होती है बच्चों, वो क्या होती है? मोटी, मोटी और लचीली, और कपाटी, लचीली भी। चलिए, ये आपका क्या है? धमनी। अब आपको पता है कि धमनी भैया आगे चलकर छोटे छोटे पार्टों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब छोटे छोटे पाइप में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस छोटे छोटे पाइप को क्या कहते हैं? धमनिकाएं। क्या कहते हैं? भूले तो नहीं ना लास्ट लेक्चर? नोट्स बनाए थे सारे बच्चे? ये हमारा क्या बच्चों? धमनी। धमनी आगे चलकर बढ़ता है क्या में? क्या में? धमनिकाओं में। धमनिकाएं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये धमनिकाएं आगे चलकर आपके और पतले पतले भागों में बढ़ जाता है, और पतले पतले भागों में बढ़ जाता है। जिस पतले पतले भाग को क्या कहते हैं? जिस पतले पतले भाग को क्या कहते हैं? रक्त केशिका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था लास्ट लेक्चर में बच्चों कि जो रक्त केशिकाएं होती है वो अत्यंत महीन होती है। अत्यंत महीन मतलब ये एक कोशिका का बना है। एक कोशिका समझ रहे हैं कितना छोटा और कितना महीन होता है? कितना महीन होता है रक्त केशिकाएं। अब इतना महीन है बच्चों, जिस वजह से ये कहाँ आपका इंटर कर जाता है? ऊतक के अंदर। कहाँ इंटर कर जाता है? अब सुनिए होता क्या है।
यहाँ पे मान लिया जाए आपका, ये हमारा क्या है, ऊतक। रक्त केशिकाएं किसके अंदर है बच्चों, ऊतक। ऊतक समझते हैं ना। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। अब लसिका क्या, हम ये समझा रहे, ठीक है, लसिका के बारे में समझते हैं। ये पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ कर आए। अब लसिका होता क्या ये समझिए। सबसे पहले आपका धमनी के द्वारा कैसा रक्त आता है, शुद्ध और ऑक्सीजनेट। धमनी के द्वारा कैसा रक्त आ रहा है बच्चों, शुद्ध। ये धमनी से, ये धमनी से कहा जाएगा, धमनिकाओं में। कहा जाएगा, धमनिकाएं से ये रक्त किस में जाएगा, रक्त केशिकाओं में। किस में जाएगा, अब सुनिएगा। ये जो आपका रक्त केशिका है बच्चों, इस रक्त केशिका से, इस रक्त केशिका से जो प्लाज्मा होता है, रक्त के अंदर पता है ना प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा आपका निकल कर कहाँ आ जाता है, ऊतक के बीच। किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। रक्त से प्लाज्मा निकल के कहाँ आ जाता है बच्चों, ऊतकों के बीच। ऊतकों के बीच किस क्रिया द्वारा, याद रखिएगा कौन सी क्रिया द्वारा, विसरण। जब हमारा लाल रक्त, मतलब जो रक्त है, ये धमनी से, धमनिकाएं होते हुए कहाँ आता है, रक्त केशिका में। तो रक्त आपको पता है ना, रक्त में दो पार्ट थे, एक था लिक्विड और एक था सॉलिड। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट क्या था, रक्त कोशिका। ये सब याद है पीछे का, पक्का, तभी ये समझ में आएगा। रक्त केशिका में जो रक्त आया, विसरण क्रिया द्वारा रक्त से क्या निकल गया, प्लाज्मा। और प्लाज्मा किसके बीच जाके भर गया बच्चों, ऊतकों के बीच। साथ ही साथ आपके रक्त में एक रक्त कोशिका होता है जिसको क्या कहते हैं, WBC, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका के बारे में बताए थे बच्चों। इसका आकार कैसा होता है, याद है ना, इसका आकार क्या होता है, और इसका साइज भी क्या होता है, छोटा। अनियमित साइज, अनियमित होता है, और आकार में क्या होता है, छोटा। अब इतना छोटा होता है कि जो रक्त केशिकाओं में छेद होते हैं, छिद्र होता है, क्या होता है, छिद्र। इस छिद्र से कौन बाहर आ जाता है, आपका WBC। कौन आ जाता है बाहर, WBC, श्वेत रक्त। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं किससे जाके मिल जाता है बच्चों, प्लाज्मा से। ये जो श्वेत रक्त कोशिका है, WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, ये किससे जाके मिलता है, प्लाज्मा से। WBC प्लाज्मा से मिलकर एक रंगहीन, एक रंगहीन द्रव का निर्माण करता है। एक रंगहीन किसका निर्माण करता है, द्रव का। इस रंगहीन द्रव को ही, इस रंगहीन द्रव को ही क्या कहते हैं बच्चों, लसिका कहते हैं। इस द्रवहीन रंगहीन द्रव को ही क्या कहते हैं, लसिका। तो पहले ये समझे लसिका का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। लसिका कुछ नया नहीं है, ये बना है किससे बच्चों, रक्त से ही। लसिका आपका किससे बना है, रक्त से ही। लेकिन कैसे, क्या प्रोसेस था, प्रोसेस ये है कि पहले रक्त किस में आएगा, धमनी से रक्त कहाँ जाएगा, धमनिका से। जब रक्त रक्त केशिका में आएगा तो रक्त केशिका कहाँ फैला हुआ है, ऊतकों के बीच। तो ऊतकों के बीच जब रक्त पहुंचेगा, तो रक्त में हमें पता है कि दो चीज है, एक आपका द्रव पार्ट है और एक सॉलिड पार्ट। द्रव वाले को, लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो रक्त केशिका से प्लाज्मा कहाँ निकल जाएगा, बाहर। प्लाज्मा किस कलर का है बच्चों, येलो, हल्का येलो कलर का, याद है ना। प्लाज्मा आपका रक्त केशिका से क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर। किस क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा बच्चों, विसरण। विसरण क्रिया द्वारा क्या निकल जाएगा बाहर।
विसरण क्रिया द्वारा बच्चों रक्त केशिका से कौन भरा गया? प्लाज्मा। फिर साथ ही साथ आपके रक्त केशिका में क्या पाए जाते हैं बच्चों? छिद्र। इस छिद्र के मदद से दो अनियमित आकार के कौन थे? डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका, ये भी छिद्र के द्वारा कहा जाता है बाहर। हम कुछ बोले अभी जल्दी। इस छिद्र के द्वारा क्या आ जाता है बच्चों? जब डब्ल्यूबीसी भी आपका कहा जा रहा है तक के बीच रिक्त स्थान में, तो ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और मिलकर एक द्रव तैयार करता है, रंगहीन द्रव तैयार करता है, जिस द्रव को ही क्या कहते हैं? लसिका। क्लियर है अब? लसिका क्या आप समझे? थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, अब समझ में आएगा। पढ़िए सुनिए। जब रक्त केशिकाओं में प्रवाहित होता है, केशिका क्या ये समझ रहे हैं? वो महीन वाला रक्त आपका वाहिका केशिकाओं में प्रवाहित होता है, तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग केशिकाओं की दीवार से विसरण के द्वारा कहाँ चला जाता है? ऊतकों की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। इस विसरण के समय रक्त की श्वेत रक्त कोशिका मतलब डब्ल्यूबीसी लचीली होने के कारण कोशिकाओं की दीवार के छेदक मतलब छिद्र से निकलते हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती है। ऊतकों के कोशिकाओं के बीच स्थित इसी डब्ल्यूबीसी युक्त रक्त प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका या लिम्फ कहते हैं। याद रहेगा? प्लाज्मा में क्या मिलता है बच्चों? डब्ल्यूबीसी। और प्लाज्मा युक्त डब्ल्यूबीसी को ही प्लाज्मा युक्त डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहते हैं? आपका ऊतक द्रव या लसिका या लिम्फ। याद रहेगा? डब्ल्यूबीसी युक्त प्लाज्मा को ही क्या कहते हैं? लसिका, ऊतक द्रव या लिम्फ। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? लिम्फ क्या है, कैसे बनता है, ये क्लियर होगा? और बच्चों का किसी बच्चे का डाउट है तो पूछेंगे? पक्का सारे बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अतः लसिका में श्वेत रक्त कोशिका तो पाई जाती है, परंतु रक्त की तरह लाल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? इसका रीजन है डब्ल्यूबीसी तो बाहर निकल गया, आरबीसी क्यों नहीं निकला? हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि आरबीसी का जो आकार है बच्चों वो क्या है? बड़ा है, पहली बात। और दूसरी बात, आरबीसी का आकार क्या है? निश्चित है। डब्ल्यूबीसी का तो आकार निश्चित नहीं ना है। ये लचीला था, अपने साइज को टेढ़ा मेढ़ा करके क्या हो गया? छेद से बाहर निकल गया। क्योंकि इसका आकार क्या है? फिक्स है, तो अपने साइज को टेढ़ा मेढ़ा किया और छोटे छोटे छिद्र से क्या निकल गया? बाहर। लेकिन आरबीसी का आकार क्या है बच्चों? फिक्स है, तो आरबीसी छोटे छोटे छिद्र के द्वारा बाहर। तो याद रखिएगा, लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता, आरबीसी नहीं पाया जाता, लाल रक्त कोशिका नहीं पाया जाता है। किसमें? लसिका में। इसलिए लसिका कैसा होता है बच्चों? रंगहीन या कुछ पीला। तो कुछ पीला किसकी वजह से? ये तो पता है ना कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है बच्चों? पीला। इसलिए जो कुछ पीला हुआ है लसिका, वो किसके वजह से? ठीक है, तो लसिका रंगहीन या हल्का क्या होता है बच्चों? पीला। लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा ऊतक की कोशिकाओं में विसरित होते रहते हैं, और ऊतक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ लसिका में विसरित होते रहते हैं। लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? कम। रक्त के अपेक्षा लसिका में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है बच्चों? कम। समझ गए लसिका? पक्का? हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर चीजों के परिवहन के लिए दो चीज है, एक है आपका रक्त और दूसरा है लसिका। एक है रक्त और दूसरा क्या है? रक्त के बारे में पहले पढ़ के रहे हैं कि रक्त आपके दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका द्रव और दूसरा आपका ठोस। द्रव पार्ट है प्लाज्मा, ठोस पार्ट है रक्त कोशिका। और ये रक्त कोशिका भी कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स।
याद है ना, रक्त पट्टिका भूले तो नहीं ना ये सब। लसिका का निर्माण कैसे होता है आज के क्लास में सीख लिए। दोनों का काम सेम है। रक्त भी क्या कर रहा है, आपके ऑक्सीजन को, खाद्य पदार्थ को, लवण को, ये सब को क्या कर रहा है, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है। लसिका भी का फंक्शन क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। रक्त अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है, लसिका अलग चीजों से मिलकर बनी है। लसिका मात्र दो चीजों से मिलकर बनी है, क्या क्या, WBC और प्लाज्मा। याद रहेगा ना, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आएगा, तब जवाब आपसे मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों रक्तचाप। रक्तचाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, ब्लड प्रेशर। नाम तो सुने हैं ना सब लोग। कई टाइम हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग है, उनका बीपी क्या होता है, कभी हाई होता है कभी लो होता है ना। तो अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तचाप के बारे में, कि ये रक्तचाप क्या है। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। जब ब्लड हमारे महाधमनी या उसकी शाखाओं में, मतलब ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनियां में बहती है, कौन, रक्त। जब रक्त हमारे कहाँ बहती है, रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी कितने प्रकार के, धमनी, शिरा और रक्त केशिकाएं। जब इनमें आपका रक्त बहती है बच्चों, तो रक्त आपका इनकी दीवारों पर क्या डालती है, दबाव, प्रेशर लगाती है। जिस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब ब्लड फ्लो के दौरान, ब्लड जब हमारे बॉडी में क्या कर रहा है बच्चों, फ्लो, किसके द्वारा फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। जो हमारी रक्त वाहिनी है, दिखता है ना, हाथ में दिखेगा, हाथ ऐसे किए सबको दिखेगा, है ना। ब्लड वेसल्स के थ्रू जब बहती है, या यहाँ पे भी हमारा ब्लड वेसल्स आसानी से पता चल रहा है ना। तो जब हमारा रक्त किससे होके बहता है, ब्लड वेसल से होके बहता है, रक्त वाहिनी से होके बहता है, तो वो ब्लड आपका क्या लगाता है, दबाव। जिस दबाव को ही क्या कहते हैं, रक्तचाप। ध्यान दीजिएगा, रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है। निलय क्या है पता है, कौन सा पार्ट, हार्ट का नीचे वाला पार्ट, पता है ना। हमारा हार्ट चार चैम्बर में बटा है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, खालिद, और नीचे वाले को। जब निलय संकुचित होता है, संकुचित मतलब सिकुड़ता है, जब निलय सिकुड़ता है तो ब्लड पर क्या लगाता है, प्रेशर। ब्लड पर क्या लगाता है, तो याद रखिएगा, प्रेशर कब उत्पन्न होगा, रक्त पर दबाव कब उत्पन्न होगा, निलयों के संकोचन से। कोई आपसे पूछे कि ब्लड प्रेशर कब क्रिएट होगा, कब उत्पन्न होगा, निलयों के संकोचन से। आ रहा है बात समझ में, याद रहेगा। ब्लड प्रेशर आपका कब उत्पन्न होगा, जब निलय क्या होगा, संकुचित। निलय कौन सा पार्ट है, हृदय का नीचे वाला, हृदय का निचला भाग। तो निचला भाग जब सिकुड़ेगा बच्चों, तो आपका क्या उत्पन्न होगा, ब्लड प्रेशर। याद रहेगा। क्या दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जब निलय सिकुड़ता है, जब निलय आपका, तो ब्लड में जो प्रेशर उत्पन्न होता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। नाम याद रहेगा, नाम थोड़ा टेढ़ा है इसका, उसको हाईलाइट करके रखिएगा। हमने कलर चेंज करके इसलिए रखा है कि आप ही इसको हाईलाइट कीजिएगा कॉपी में, नोट्स बनाते टाइम जिसको हम अलग कलर दिए, आप ही उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि रिवीजन करने टाइम उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि नाम थोड़ा अल्टर है, सिस्टोलिक प्रेशर। याद रहेगा। निलय जब संकुचित होता है, तो ब्लड पे क्या क्रिएट करता है, प्रेशर। जिस प्रेशर को क्या कहते हैं, कौन सा प्रेशर, सारे बच्चे बोलिए कौन सा प्रेशर, सिस्ट सिस्टोलिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर है। मतलब mm मतलब मिलीमीटर, mm मतलब हमारे बॉडी में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या है, 120। तो आजकल सब लोग स्मार्ट स्मार्ट वॉच यूज करते हैं ना, मैक्सिमम तो लोग करते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर आपका मेजरमेंट करने के लिए देता है, कभी किए भी होगे। लगभग आपका 120 के पास आता है, 118, 115, 119, है ना। नॉर्मल इंसान का ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल इंसान का कितना होना चाहिए, 120। आगे बढ़ते हैं।
क्या? बहुत कम होगा तब प्रॉब्लम करेगा, हल्का फुल्का कम रहेगा तो ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा होगा फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चाहे कम रहे या चाहे ज्यादा रहे, आपका हर स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे ध्यान दीजिए। इसी तरह इसी तरह निलय के शीतलन या प्रासरण से भी दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। निलय कौन सा पार्ट है? हार्ट का नीचे वाला पार्ट है निलय। ध्यान दीजिएगा, जब सिकुड़ेगा तब भी प्रेशर क्रिएट करेगा, जब फैलेगा फिर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। बताए थे ना हमारा हार्ट सिकुड़ता और फैलता है, और ये भी बताए थे जब नीचे वाला पार्ट सिकुड़ता है तो ऊपर वाला पार्ट, और ऊपर वाला सिकुड़ता है तो। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? निलय की। हम लोग किसकी बात करें? निलय हार्ट का कौन सा पार्ट? जब सिकुड़ेगा फिर भी प्रेशर क्रिएट करेगा, जब फैलेगा फिर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। जब सिकुड़ता है तो प्रेशर क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? लेकिन जब फैलता है तब जो प्रेशर क्रिएट करता है वो क्या कहलाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर कितने टाइप के प्रेशर लग रहे हैं? एक है सिस्टोलिक और दूसरा, नाम याद रहेगा। प्रेशर कितने टाइप के? सारे बच्चे नाम बताएंगे। पहला और दूसरा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब सारे बच्चे सुनिएगा। सिस्टोलिक प्रेशर तब उत्पन्न होगा जब निलय सिकुड़ेगा। निलय क्या होगा बच्चों? तो कौन सा प्रेशर होगा? और जब फैलेगा तो सिकुड़ने पे सिस्टोलिक, फैलने पर याद रहेगा। सिकुड़ने पे कौन सा प्रेशर? सिस्टोलिक, और फैलने पर याद रखिएगा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। अब डायस्टोलिक जब होता है तब जो प्रेशर होता है बच्चों, वो प्रेशर होता है आपका 80 mm। वो कितना होता है? सिकुड़ने पर प्रेशर कितना होता है? सिकुड़ने पर 120, फैलने पर 80। याद रहेगा। सिस्टोलिक प्रेशर कितने का और डायस्टोलिक प्रेशर? तो समान मनुष्य में, मतलब समान रक्तचाप में, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में हमारा ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। इसलिए नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर आता है बच्चों, वो लगभग लगभग कितना आता है? 120 है। लगभग लगभग, हमेशा ये नहीं रहेगा। लगभग लगभग कितना होता है? 120/80। ऊपर नीचे थोड़ा करते रहता है, याद रहेगा। पूछता है क्वेश्चन, नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। 120 बाई, ये नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा। रक्तचाप की माप रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण द्वारा की जाती है। यह उपकरण क्या कहलाता है? रक्तचाप मापी। अभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं, पहले यहाँ पे एक पट्टी लगाता है और एक फायर टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना? तो वो ब्लड प्रेशर वाला मशीन है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रक्त दाब मापी, या सिर्फ डैमो मैनोमीटर। हिंदी याद रखिए, रक्त दाब मापी एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, इसको क्या कहते हैं? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया? नॉर्मल इंसान में कितना होता है, लेकिन अगर मेजरमेंट किया जाए तो हर बार आपका 120/80 नहीं मिलेगा, ये ऊपर नीचे करते रहता है। क्यों? समान से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है हमारा। अगर समान से क्या है बच्चों? ऊंचा है, रक्तचाप समान से क्या है? अधिक है, तो ये क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन किससे हो सकता है? किसी रोग से, मतलब अगर हमको कोई रोग है, मानसिक चिंता, उत्सुकता आदि से संबंधित हो सकता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनी क्या हो जाती है? फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्त स्राव होने लगते हैं। इसके कारण कभी कभी हृदय घात भी हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, तब हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन मतलब कब होगा? कोई आपको बीमारी हो, उसके कारण हाइपरटेंशन हो सकता है।
चिंता, अगर आप टेंशन में होगे तब ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कीजिए, ज्यादा होता है। कहीं कहीं देखते नहीं है, जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। आपका उत्सुकता, एक्साइटमेंट, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा आ जाए, तो उससे क्या होती है, रक्त वाहिनियां क्या हो जाती है, बच्चों, फट जाती है। जिसके कारण रक्त अंदर हमारे बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड वेसल से होकर ना बहकर पूरे बॉडी के अंदर क्या होने लगती है, बहने लगती है। जिसकी वजह से आपका क्या होता है, हृदयघात, और इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु। हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट तक ब्लड आपका नहीं पहुंच पाता। हार्ट तक आपका ब्लड, क्योंकि रास्ते में ही कहीं फट गया है, तो वहां से ब्लड क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। ये था आपका परिवहन, यहाँ तक था आपका परिवहन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों उत्सर्जन। तो सर्जन क्या है, अब इसकी बात करते हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे, तीन चीज कंप्लीट कर लिए। तीन चीज आपका क्या हो गया, कंप्लीट। पोषण, श्वसन और परिवहन। सबसे बड़े चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे क्या, उत्सर्जन, है ना। लगभग आपका लेक्चर इसमें पूरे चैप्टर में, चैप्टर क्रम में ये 15 से 20वां लेक्चर जा रहा होगा, है ना। सबसे बड़ा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, और उसका लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका उत्सर्जन। शरीर की कोशिकाओं में इन उत्सर्जी पदार्थ का संचय शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसलिए इन उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन अनिवार्य है। इसके निष्कासन से ऊतकों के आंतरिक वातावरण में एक स्थिरता स्थापित होती है, जिससे विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से क्या होती है, संपत्ति। अब ये उत्सर्जन है क्या, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, सारे बच्चे, हमने पोषण की क्रिया की थी ना। पोषण की क्रिया में क्या कर रहे थे, खाद्य पदार्थ को शरीर के अंदर ले रहे थे। ये खाद्य पदार्थ जब शरीर के अंदर ले रहे थे, तो इस खाने का क्या हो रहा था, पाचन। पाचन के द्वारा इस खाने का क्या हो रहा था, पाचन। पाचन क्रिया के द्वारा जो भोजन था, वो आपका पाचित होकर क्या में कन्वर्ट हो गया था, ग्लूकोज। अगर आपको वो वाला डायग्राम, एनिमेशन वाला वीडियो याद है, तो छोटी आंत से पचा हुआ भोजन तो कोशिका में चला गया, पचा हुआ भोजन कोशिका में चला गया, लेकिन कुछ अपचा भोजन भी है या अपशिष्ट पदार्थ है, जो छोटी आंत से कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। छोटी आंत से कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। कैसा भोजन जाता है बच्चों, अपचा भोजन। फिर इसके बाद जब ग्लूकोज की बात किए थे, तो ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो गया था, कोशिका में। जब श्वसन क्रिया कर रहे थे बच्चों, तो श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर क्या जा रहा था, और ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ तक पहुंच रहा था, कोशिका तक। ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा था, ऊर्जा और कार्बन डाई, ऊर्जा और कार्बन डाई। ये ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में, ऊर्जा का तो यूज कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से क्या निकाल रहे थे, बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए क्या है बच्चों, हानिकारक। भोजन के पाचन क्रिया द्वारा और भोजन के श्वसन क्रिया द्वारा, मतलब जब भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, तब आपका क्या तैयार होता है, उत्सर्जी पदार्थ। ये उत्सर्जी पदार्थ आपका क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे आपके क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। अगर इसका संचय शरीर के अंदर लंबे समय के लिए हो, इसका संचय शरीर में लंबे समय तक हो, तो ये हमारे शरीर के लिए क्या है बच्चों, हानिकारक। ये हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक। लंबे समय तक अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट पदार्थ का क्या हो, संचय हो, तो ये हमारे लिए क्या है बच्चों, मतलब लंबे समय तक इसको हम अपने बॉडी के अंदर स्टोर, टाइम टू टाइम इन उत्सर्जी पदार्थ को हमें अपने शरीर से क्या निकालना होगा, बाहर, ताकि हमारे शरीर के अंदर स्थिरता स्थापित रहे और विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलते रहे। आपकी क्रियाएं
समझे बच्चों? इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ताकि शरीर के अंदर के वातावरण में क्या बना रहे? स्थिरता, और हमारी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से क्या हो सके? अगर बहुत टाइम तक ये वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेंगे, तो हमारी मृत्यु भी क्या है बच्चों? निश्चित है। अगर हमारा बॉडी यूरिन को नहीं निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाले, वेस्ट मटेरियल के कारण हमारी मृत्यु क्या हो जाएगी? निश्चित है। तो टाइम टू टाइम इस वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से क्या निकालना होगा? बाहर। टाइम टू टाइम इस वेस्ट मटेरियल को शरीर से क्या निकालना होगा? बाहर। अभी नहीं, अभी यहाँ ध्यान देंगे। अतः अतः जीवों के शरीर से, सुनिए, अतः जीवों के शरीर से क्षयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। शिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है बच्चों? उत्सर्जन। कौन सी क्रिया द्वारा? ध्यान दीजिएगा। उपचायी क्रियाओं द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा? उपचायी क्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या निकालना? बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थ कौन है पता है? कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, यूरिक एसिड, ये सब क्या है? यूरिन समझ रहे हैं ना? हमारा बाथरूम, ये सबसे जहरीला है। लंबे टाइम तक हम अपने यूरिन को अपने बॉडी में स्टोर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। और भी क्या है आपका उत्सर्जन का और इम्पोर्टेंट क्या है? ध्यान देंगे शरीर में, यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, शरीर में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही होते हैं। जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है हमारे शरीर के अंदर, वो कैसे माध्यम में हो रही है? जल। आपको तो पता है ना, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या भरा हुआ है? जल। ये तो जान रहे हैं सारे बच्चे कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? मतलब हमारा जो वजन है बच्चों, अगर मान लेते 50 kg मेरा वजन है, तो 70% मात्रा किसका है? जल का। तो जो भी जैविक क्रियाएं हो रही है हमारे शरीर के अंदर, जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, वो कैसे माध्यम में हो रही है बच्चों? कैसे माध्यम में? जलीय माध्यम में। अब सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के जल के अंश स्थित स्थित के अनुरूप बढ़ते या घटते रहते हैं, तथा शरीर में जल की संतुलित मात्रा का होना भी अनिवार्य है। शरीर में जल की मात्रा के संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है, वह जल संतुलन कहलाता है। अब देखिए, इन सारी क्रियाओं को करने के लिए इन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में जल की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। मतलब हमारे शरीर में जल की एक संतुलन मात्रा चाहिए। थोड़ा सा भी जल का कमी होता है तो हमें क्या लग जाता है? प्यास। तो जल की मात्रा का होना हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी मात्रा में होनी चाहिए? संतुलित मात्रा में। और जल की मात्रा का जो संतुलन कर रहा है, वो संतुलन क्या कहलाता है? जल संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल संतुलन। समानता सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया क्या होती है? साथ साथ। सर्जन और जल संतुलन की क्रिया बच्चों कैसे होती है? साथ साथ। याद रहेगा, उत्सर्जन और जल संतुलन की क्रिया कैसे होती है? साथ साथ संपादित होती है। अब उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन हम लोग किसका करेंगे? उत्सर्जी पदार्थ का। उसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। हमारे बॉडी में जो वेस्ट होगा उसी को ना बाहर निकालेंगे। तो उत्सर्जन किसका होगा बच्चों? उत्सर्जी पदार्थ का। याद रहेगा, उत्सर्जन हम लोग किसका करेंगे? अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है कि ये उत्सर्जी पदार्थ है क्या? ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ये क्वेश्चन उठता है, ध्यान दीजिएगा। जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हर क्षण बन रहा है। हाँ या ना? सांस ले रहे तो ऑक्सीजन जा रहा है, सांस छोड़ रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड हर क्षण बनने वाला क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। तो सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर का क्या है?
ऑब्जेक्टिव में आएगा, कर लीजिएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन है? याद रहेगा। आगे बढ़े, चले। जो कार्बनिक अंगों के विखंडन से उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन जंतुओं में विभिन्न श्वसन अंगों जैसे फेफड़ा, गिल्स, श्वसन नलिकाएं इत्यादि के द्वारा होता है। अब जंतुओं में इस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए, इस कार्बन डाई के विशेष प्रकार के क्या होते हैं? श्वसन अंग। हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? फेफड़ा। श्वसन अंग हमारे अंदर क्या है? ये सब क्रिया हम लोग पीछे करके आए हैं। श्वसन में आपको बताया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो हमारे जैसे जंतुओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए जो श्वसन अंग है वो कौन है? फेफड़ा है, ठीक है। मछलियों में और कीट मकोड़ों में श्वसन नलिका या ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, याद तो है ना? तो इनके द्वारा ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई। और भी वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। शरीर में सबसे ज्यादा बनने वाला वेस्ट मटेरियल कौन? इसको इसके अतिरिक्त और भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं। क्या बनते हैं? ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ना, हमारे भोजन में क्या होता है बच्चों? प्रोटीन। और क्या होता है? एमिनो। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल की विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजन पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का निर्माण विभिन्न जंतुओं के शरीर में होता है। याद रहेगा। ध्यान देंगे सारे बच्चे और मन में रिपीट करेंगे। प्रोटीन और एमिनो अम्ल के, प्रोटीन और अम्ल के विखंडन से आपका बनता है अमोनिया। क्या बनता है बच्चों? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण। किन किन चीजों का निर्माण होता है? याद रहेगा। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो हमारे जैसे जंतुओं में, सारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे जैसे जंतुओं में वेस्ट मटेरियल कौन कौन हो गए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा आधा बच्चा ही बोल रहे हैं। आधा बच्चों को नहीं याद हुआ क्या? तो बोलिए सारे बच्चे। सबसे ज्यादा बनने वाला सजीव पदार्थ कार्बन डाई और कौन बच्चों? यूरिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। याद रहेगा। आगे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से बनने वाला पदार्थ क्या है? अमोनिया। जब आपका प्रोटीन बच्चों विखंडित होता है, प्रोटीन जब आपका क्या होता है, तो प्रोटीन जैसे विखंडित, जैसे टूटेगा, जैसे टूटता है तुरंत क्या बनाता है? अमोनिया। जैसे प्रोटीन टूटता है क्या बनाता है? तो ये जो अमोनिया बच्चों, वो जंतु के लिए अत्यंत क्या है? विषैला। जंतुओं के लिए क्या है? अत्यंत विषैला। हमारे अंदर जो अमोनिया का निर्माण होता है बच्चों, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? तो हमारा शरीर क्या करता है? सुनिए, हमारा शरीर क्या करता है? अमोनिया जो होता है वो जल में अत्यधिक क्या है बच्चों? घुलनशील। जलीय जंतु अमोनिया का शरीर से जल में निष्कासन शीघ्रता से हो जाता है, परंतु स्थलीय जंतु अमोनिया अतिशीघ्र यूरिया में क्या हो जाता है? यूरिया में क्या हो जाता है? परिवर्तन। सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। प्रोटीन के विखंडन से, प्रोटीन के, प्रोटीन जब आपका टूटता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, जब आपका प्रोटीन विखंडित होता है, तो प्रोटीन विखंडित होकर किसका निर्माण करता है? अमोनिया का। याद रहेगा। प्रोटीन विखंडित होकर किसका आपका निर्माण होता है? अमोनिया। ये जो आपका अमोनिया है, ये जो आपका क्या है? वो अत्यंत विषैला, अत्यंत क्या है? जो जलीय जीव है, लाइक मछली हो गया या जो भी जलीय जीव क्या करते हैं? ये अमोनिया को तुरंत कहाँ छोड़ देते हैं? पानी में।
अपने शरीर से तुरंत क्या करते हैं, निष्कासित कर देते हैं और पानी में छोड़ देते हैं। बट हम लोग जो स्थलीय जंतु है, जो क्या है बच्चों, स्थलीय जंतु है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपका स्थलीय जंतु है वो क्या करते हैं, वो आपके अमोनिया को, वो अमोनिया को क्या में मिला देते हैं, जल में। अमोनिया को क्या मिला देते हो, और अमोनिया को जब जल में मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है बच्चों, यूरिया। क्या बनाता है, ये जो यूरिया है, ये जो, ये अमोनिया से क्या है बच्चों, कम विषैला। ये अमोनिया से क्या आपका यूरिया है, जो वो अमोनिया से क्या है बच्चों, कम विषैला। याद रहेगा, याद रहेगा सारे बच्चे को। अमोनिया क्या है बच्चों, अत्यंत विषैला। अमोनिया क्या है, जलीय जीव क्या करते हैं, उस अमोनिया को तुरंत कहाँ निष्कासित करते हैं, जल में। लेकिन हम लोग क्या जलीय जीव है, हम लोग कैसे जीव, स्तनधारी मतलब स्थलीय जीव। तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जल तो है ना, इस अमोनिया को कहाँ मिलाते हैं, और अमोनिया जब जल में मिलता है तो किसका निर्माण करता है, तो ये जो यूरिया है बच्चों, ये यूरिया आपका कम विषैला होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया बहुत विषैला है, यूरिया उससे कम विषैला है। विषैला है, यूरिया भी विषैला है, परंतु अमोनिया के कंपैरिजन में क्या है, कम है। याद रहेगा, याद रहेगा। तो रिएक्शन होता है, अमोनिया जल में घुलनशील है। अमोनिया क्या है, जल में घुलनशील है, जल में घुल के क्या बनाता है, यूरिया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान देते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। यूरिया, सारे बच्चे ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है। स्थलीय जंतु में सामान्यतः नाइट्रोजन पदार्थ का शरीर से निष्कासन यूरिया के रूप में ही होता है। यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन पदार्थ का निष्कासन रेप्टेलिया और एविज वर्गों के जंतुओं में होता है। हमारे शरीर में, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान दीजिए इधर, सीरियस होइए। हमारे शरीर में जो भी नाइट्रोजेनियस वेस्टेज है, जो भी नाइट्रोजनियस वेस्टेज है, वो किस रूप में निकलता है, यूरिया के रूप में। किस रूप में निकलता है, लेकिन जो रेप्टेलिया, रेप्टेलिया समझते हैं, रेंगने वाले जीव, और जो एविज है, एविज मतलब पक्षी, रेप्टेलिया और पक्षी में यही नाइट्रोजन क्या में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक अम्ल में। यूरिया में नहीं, इनमें किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक अम्ल। हमारे अंदर क्या में कन्वर्ट होता है, यूरिया में। और रेप्टेलिया और एविज में क्या में होता है, यूरिक अम्ल में। क्या में, क्या में कन्वर्ट होता है, याद रहेगा, क्या याद रहेगा, हमारे जैसे, ध्यान देंगे, हमारे जैसे जंतुओं में जो भी नाइट्रोजनियस वेस्टेज है बच्चों, वो क्या में चेंज हो जाता है, यूरिया में। लेकिन रेप्टेलिया और एविज में, रेप्टेलिया और, यही नाइट्रोजन वेस्टेज आपका क्या में चेंज होता है, यूरिक अम्ल में। किसमें, आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे पादप में उत्सर्जन। अभी हम लोग किस में बात कर रहे थे, दंतों में उत्सर्जन। अब किस में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए शिष्ट अपशिष्ट पदार्थ नहीं पाए जाते। मतलब जैसे, जैसे हमारे शरीर में पाए जाते हैं ना अपशिष्ट पदार्थ, वैसे पादप में, याद रहेगा, पादप में अपशिष्ट पदार्थ जंतुओं जैसा नहीं पाया जाता। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, इसमें उत्सर्जन के लिए, इसमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके होते हैं।
विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से निष्कासन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस, विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्र एवं अन्य भागों में अपशिष्ट वात रंध्र के द्वारा उत्सर्जित होती है। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुक्तः रंध्र तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होते रहता है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, पौधों में जो उत्सर्जन की क्रिया है वो जंतुओं से क्या होता है अलग। जंतुओं में उत्सर्जन के लिए बच्चों एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, अंग तंत्र, जिसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। बट पौधों में ऐसा कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। पौधों में उत्सर्जन की क्रिया आपके श्वसन क्रिया द्वारा, जब श्वसन क्रिया करता है ना पौधा, तब भी उत्सर्जन होता है। उस समय उत्सर्जन क्या करता है, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे। उस समय उत्सर्जन में आपका मदद करता है, आपका पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र। तना में क्या पाया जाता है, तना में क्या पाया जाता है, वाद रंध्र। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, आपको याद है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अच्छा, पौधों में एक और क्रिया बताए थे, वाष्पोत्सर्जन, याद है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जब जल को वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तब भी कुछ वेस्ट मटेरियल पौधों का क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो पौधों में वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग या अंग तंत्र है। अब देखिए सारे बच्चे, कैसे निकालता है। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकाष्ठ में संचित रहते हैं। पौधे उत्सर्जित पदार्थ को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगाव से इन उत्सर्जित पदार्थ का पादप शरीर से निष्कासन होता है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, होता क्या है, उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है। पौधों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पौधों में भी क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे किसके द्वारा बाहर निकालते हैं, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा निकालते हैं, ये रंध्र आपका कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। ये रंध्र आपका कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। और कहाँ पाया जाता है, तना में। और कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों और तनों के द्वारा आपका क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। और एक क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से भी वेस्ट मटेरियल को क्या निकालते, बाहर। लेकिन सारे वेस्ट मटेरियल ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ ऐसे भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जो पौधों के अंतःकाष्ठ में क्या हो जाते हैं, संचित। जैसे पत्तियों में संचित हो जाते हैं, पेड़ों के छालों में संचित हो जाते हैं। आपने ये तो देखा है ना, समय समय पे पौधे पुरानी पत्तियों को क्या कर देते, गिरा देते हैं, खुद पे खुद गिरा देते हैं। तो जब वो पत्ती पेड़ से टूटती है, तो पत्ती में क्या संचित होता है, अपशिष्ट पदार्थ। जब पत्ती टूटा, तो वेस्ट मटेरियल भी क्या निकल गया बच्चों, बाहर। आपने एक चीज नोटिस किया है, कभी कभी पेड़ को छूते हैं तो उसके छाल खुद पे खुद अलग हो जाते हैं। देखे, छाल देखे पेड़ का, बाहरी का हल्का सा नोचिए वो अलग हो जाता है। हाँ, अमरूद हो गया, बरगद हो गया, बहुत सारे पेड़ में देखे। तो इन छालों में भी ध्यान दीजिएगा, इन छालों में भी क्या आपका संचित रहता है, अवशिष्ट पदार्थ। यहाँ ध्यान दीजिए, इन छालों में भी क्या रहता है बच्चों, तो पत्तियों के गिरने से, पत्तियों के और छाल के विलगाव से, मतलब अलग होने से, इन उत्सर्जित पदार्थ का पादप शरीर से क्या हो जाता है, निष्कासन। कुछ उत्सर्जित पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं। विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के दौरान टेनिन, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जित पदार्थ का क्या होता है, निर्माण। तो ये सब देखे होंगे, टेनिन, रेजिन, गोंद। कुछ ऐसे पेड़ है जिससे गोंद आपका निकलता है।
देखे? अच्छा, कनेल का फूल का घास तो सब देखे, येलो वाला फूल का, उसका पत्ता तोड़ते देखते व्हाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है। व्हाइट कलर का क्या निकलता है? एक पदार्थ निकलता है। पास कीजिए ना। व्हाइट कलर का क्या निकलता है बच्चों? एक पदार्थ निकलता है। उस पदार्थ को हम लोग भी क्या कहते हैं? तो बहुत सारे वेस्ट पर आपका मटेरियल कौन कौन किस फॉर्म में होते हैं? टेनिन, रेजिन और गोंद। टेनिन वृक्षों के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में क्या रहता है? संचित। अगर आप पुराना पेड़ देखिएगा तो उससे खुद गोंद और रेजिन अपना छूते रहता है। देखे? तो ये सारे क्या है? वेस्ट मटेरियल है। तो पौधों का वेस्ट मटेरियल याद रखिएगा कौन कौन है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन है? रेजिन, टेनिन और गोंद। यहाँ ध्यान दीजिए, पौधों का वेस्ट मटेरियल याद रखिएगा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, रेजिन, टेनिन और गोंद। रेजिन, टेनिन और ये सारे पौधे के क्या है? वेस्ट मटेरियल। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है जिसे लैटेक्स कहते हैं। अब लैटेक्स तो देखे सारे बच्चे, स्नेल के फूल में देखे होंगे। उसके पत्तियों को जब तोड़ते हैं या फूल को अलग करते हैं तो व्हाइट कलर का निकलता है कुछ उत्सर्जित पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? लैटेक्स। बबूल के पौधों में क्या संचित होता है बच्चों? गोंद। बबूल के पौधों में क्या संचित होता है? गोंद। और चीड़ के पौधों में क्या संचित होता है? रेजिन। चीड़ के पौधे में क्या संचित रहता है? रेजिन। चीड़ पौधा होता है। चीड़ के पौधों में क्या संचित रहता है? रेजिन। पौधा का नाम है चीड़, पौधा के जैसा होता है। हो गया? यहाँ पे आपका ये चीज होता है कंप्लीट। एक चीज आपका और बचा, तो सर्जित अंग। जैसे था ना पाचन तंत्र, वैसे क्या था? श्वसन तंत्र। वैसे क्या था? परिवहन तंत्र। एक और पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र। इसको अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है ये चीज?